हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा। बहुत बहुत स्वागत है आज के आईटीआर के प्रैक्टिकल सेशन के अंदर। तो आज मैं आपको आईटीआर 1 के बारे में बताऊंगा। तो जिन लोगों ने आईटीआर की लाइव सेशन लिया था, पिछला लेक्चर, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ देख लो, और अगर देख लिया है तो बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में, क्योंकि आईटीआर 1 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो आईटीआर 1 कैसे डाउनलोड करना है, ये सब बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर करवा दिया था और मैंने आपको बताया था। उससे पहले सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, लॉगिन बनाना होगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। ठीक है, तो आज हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आईटीआर 1 का सहज फॉर्म, ये असेसमेंट ईयर 2021 का है। जो नेक्स्ट ईयर का आईटीआर फॉर्म होगा वो अभी आया नहीं है, आईटीआर असेसमेंट ईयर 21-22 का, बट माइनर चेंजेस मान के चलते हैं, छोटे मोटे चेंजेस होते ही हैं, उसके अलावा कोई फॉर्म में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। बट जो मेजर बातें होंगी वो यहीं पर आपको जाननी है। तो अगर मैं आज आपको ये बातें बता रहा हूँ, आपको वो चीज़ें सारी पता चल जाएंगी कि आईटीआर 1 में जो 21-22 में आएगा उस फॉर्म में भी जनरली ऑलमोस्ट सारी बातें सेम होंगी। तो मैंने आपके सामने पिछले लेक्चर के अंदर आईटीआर 1 को डाउनलोड किया था, और अब आईटीआर 1 को कैसे हम लोगों ने इसको पढ़ना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या बातें भरने की ज़रूरत है, कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे भरना है, ये सब बातें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कोई परेशानी नहीं होगी। और आप तो बच्चों, आप लोग तो टैक्स के लेवल पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो जहाँ जो लोग प्रैक्टिकली अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए हैं उनके लिए बहुत मज़ा आने वाला है, और जो लोग प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं, जी हाँ, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आओ, इनकम टैक्स रिटर्न, इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न आप लोगों ने आईटीआर 1 के पढ़ रहे हैं, और आईटीआर 1 आज हम लोग सिर्फ आईटीआर 1 की बात करेंगे। और आईटीआर 1 जो है वो किसके लिए है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आईटीआर 1 जो फॉर्म है वो किसके लिए है, फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी ROR। बच्चों जिनको याद होगा, रेजिडेंट दो टाइप के होते हैं, ROR और एक NOR। तो ये ROR के लिए ऊपर एप्लीकेबल है। हैविंग टोटल इनकम ऑफ 50 लाख रुपीस, जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक की है, उनके लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल है। मैंने ये बात भी बताई थी। जिनकी इनकम सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और अदर सोर्सेज है। सैलरी इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, और अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट के नाम से कोई इनकम हो सकती है। पीजीबीपी वालों के लिए ये फॉर्म नहीं है। कैपिटल गेन का यहाँ पे कोई स्लॉट नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी कैपिटल गेन इनकम है, पीजीबीपी इनकम है, तो वो आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो। उसके लिए आपको दूसरे फॉर्म्स मिलेंगे, वो हम लोग फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज जो हम लोग भरने जा रहे हैं वो उन इंडिविजुअल्स के लिए भरने जा रहे हैं जो लोग ROR हैं और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है, जिसके अंदर सैलरी होगी, एक हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है और अदर सोर्सेज इनकम होगी। इज दैट क्लियर? और एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकती है अप टू 5,000। ठीक है जी। तो आईटीआर 1 फॉर्म के अंदर हमें क्या क्या भरना है सर? आओ, फर्स्ट नेम आप लोग जानते ही हैं, अपना नाम तो जानते ही होंगे। अच्छा, एक और बात, जब आप फॉर्म को डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर एक एनेबल मैक्रोज करके लिखा होता है, जहाँ पर वो ये कहता है कि अगर आपको कुछ भी फॉर्म के अंदर एडिटिंग करनी है तो मैक्रोज एनेबल करने होंगे। तो आपको वहीं पर क्लिक करना होगा और मैक्रोज एनेबल हो जाएंगे, और आप अब जो भी एडिटिंग करना चाहते हो इस फॉर्म के अंदर कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? चलो आओ, फर्स्ट नेम, सबसे पहले तो आप अपना नाम भरोगे ही, जो आपका नाम है। ठीक है, जैसे मेरा नाम है जगप्रीत, और लास्ट नेम जनरली जो आपने अपने पैन के अंदर मेंशन किया है वही नाम यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर नहीं किया तो आप यहाँ पर सिंह, वैसे मेरा नाम जगप्रीत सिंह मल्होत्रा है, बट मैंने पैन के अंदर कभी मल्होत्रा लिखा नहीं और आधार कार्ड के अंदर भी लिखा नहीं, तो मैंने जगप्रीत सिंह लिख दिया और मेरा यहाँ पर काम खत्म। पैन की बात करें तो पैन नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर पैन नंबर आ गया, आधार नंबर आ जाएगा, आधार नंबर के आपको भर दोगे यहाँ पर 12 डिजिट्स के आधार नंबर। अब आप कहो कि सर मेरा पास तो आधार नंबर ही नहीं है। अरे भाई, अगर आधार नंबर नहीं है तो आधार पहले तो आप अप्लाई कर दो, क्योंकि अप्लाई के बिना तो आप ये काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है या तो आधार नंबर दे दो 12 डिजिट्स का, या फिर आधार एनरोलमेंट ID दे दो। अब आधार एनरोलमेंट ID से भी काम कर सकते हो। तो आधार एनरोलमेंट ID क्या होता है सर? जब हम लोग आधार नंबर के लिए अप्लाई करते हैं ना, जब आधार के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको एक तकरीबन 26 डिजिट्स का, शायद 26 डिजिट्स का आपको यहाँ पर एक आधार एनरोलमेंट ID मिलता है। वो आपको यहाँ पर डिजिट्स लिखने होते हैं।
ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है इन्होंने, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 8 12 16 20 24, हाँ करीब 26 या 27 डिजिट्स का जो भी एनरोलमेंट आईडी नंबर होता है वो एनरोलमेंट आईडी आप नंबर आप यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है जी। आगे क्या लिखना है, आपने अपना एड्रेस लिखना है, वो तो लिख ही लोगे। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आप जानते ही हो अपनी डेट ऑफ बर्थ, एरिया, लोकेलिटी, टाउन, स्टेट, ये सब बातें आप भर लोगे। यहां पे आ जाता है एक नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको यहां पर बताना होगा कि आप कौन से, आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है। तो जिसके लिए आप रिटर्न भर रहे हो दोस्तों, उसका एम्प्लॉयर का नाम यहां पर मेंशन करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू है, अदर्स है, तो जो भी है। इज दैट क्लियर? और अगर वो कोई भी जॉब नहीं करते हैं बट उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज इनकम है, इंटरेस्ट वगैरह, तो ऐसे केस में आप नॉट एप्लीकेबल लिख देना। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको फॉर्म भरना, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना कुछ ना कुछ जरूरी है, और यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स भर दी। कहता है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोवाइजो टू 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। सर ये क्या चीज़ है बेटा? देखो 7th प्रोवाइजो के अंदर ना इनकम टैक्स, जिन्होंने पढ़ लिया है पूरा इनकम टैक्स उनको ज़रूर पता होगा। 7th प्रोवाइजो में एक्सेप्शनल केसेस आए थे जहाँ पर यह बताया गया कि अगर आपका बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा करंट अकाउंट में, 1 और मोर करंट अकाउंट्स में पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया है, तो ऐसे केस में आपकी क्या कहते हैं ये रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। यहाँ पर आपको वो मेंशन करना पड़ेगा कि आप 7th प्रोवाइजो में कवर्ड हो या नहीं। दूसरा क्या हो सकता है, अगर आपके कोई खर्चे, आपका खर्चा जो है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है फॉरेन ट्रेवल के लिए, ठीक है, फॉरेन ट्रेवल के लिए आपने टिकट्स वगैरह बुक करी, फॉरेन कंट्री के आप जाना चाहते हो, तो उसके लिए जो भी खर्चा हो रहा है वो 2 लाख रुपए से अगर ज़्यादा खर्चा कर दिया तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। चाहे आपकी इनकम उतनी नहीं है फिर भी आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी है। यही तो वो रीज़न कह रहा है। क्या आप उसके अंदर आ रहे हो, आप कहोगे यस, तो देखो ये नीचे के तीनों ग्रीन हो गए। अब ये तीनों के तीनों ग्रीन हो गए तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। क्या आपका 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट, आप कहोगे यस, तो आपसे अमाउंट बताओ कितना अमाउंट डिपॉजिट कराया। और अगर आप कहोगे नो कि भाई नहीं इसके अंदर मेरा कुछ नहीं है, तो वो देखोगे आप राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी। यहाँ पे ग्रे कलर आ गया, मींस आप यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते हो। समझ में आ गई बात? और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था, मेरी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा थी इसलिए मैं रिटर्न भर रहा हूँ, तो ठीक है यहाँ पे नो लिख दो। ठीक है जी। आगे देखो, अपना ईमेल एड्रेस लिख दोगे, मोबाइल नंबर लिख दोगे, फिर आप लिखोगे फाइल्ड अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन के थ्रू आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) जो कि नॉर्मल रिटर्न होती है। नॉर्मल ड्यू डेट से पहले रिटर्न जो भरते हैं वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट, वो 139(1) सेक्शन है। अब आप कहोगे सर हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्द आने वाला है। जिन्होंने पढ़ लिया है उनको पता होना चाहिए। 139(4) बिलेटेड रिटर्न होती है, जब ड्यू डेट मिस हो जाती है तो उसके लिए होता है। 139(5) रिवाइज रिटर्न के लिए होता है, जो आप रिटर्न भर चुके हो उसी को रिवाइज करने के लिए। और लास्ट 1192B आफ्टर कंडोनेशन ऑफ द डिले। अगर आपने कोई ऐसी रिटर्न है जो आपने बहुत पहले की भरनी है, ठीक है, आपने भरनी है मतलब करीब 3 साल पहले की या 4 साल पहले की, आपने रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने बोला आप आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले रिटर्न भर सकते हो, तो आप यहाँ पर आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले लिखोगे। समझ में आ गई बात? तो ये है जो भी आपकी ड्यू, जिसके बेसिस पर आपको यहाँ पे रिटर्न भरनी है, आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई नोटिस आया था तो यहाँ पर आपको उसका सेक्शन लिखना होगा कि कौन से सेक्शन वाला ये नोटिस है, उसका जवाब में आप ये रिटर्न भर रहे हो। ठीक है जी। तो इसको छोड़ देते हैं। आप जनरली हम लोग ऑन और बिफोर ड्यू डेट भरेंगे, और जनरली अगर ऑन और बिफोर ड्यू डेट भरेंगे दैट्स इट, हमारा यहाँ पे काम हो जाता है। अब आप देख रहे हो ग्रॉस सैलरी के आगे यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का जीरो दिखेगा। ये ब्लू कलर के जीरोस जो आपको दिख रहे हैं ना, ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये पता है क्या है? ये वो फिगर्स हैं जो ऑटोमेटिकली आएंगी। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, यानी आप अगर यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहोगे तो यहाँ पर ये अलाउ नहीं करेगा, ये प्रोटेक्टेड शीट है। तो वो ये कहना चाहता है कि आप अपने अमाउंट को मेंशन करो और फिर वो ऑटोमेटिकली ऊपर ग्रॉस सैलरी ले लेगा। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जैसे कि सैलरी आपकी है साल की 2,40,000 रुपये, ठीक है, और आपने अपने परक्विजिट्स लिख लिए जो आपके आते हैं 80,000 रुपीज़, 80,000। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन है, बहुत सारे लोग जानते हैं, मोटर कार फैसिलिटी है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अगर कुछ है तो आपने यहाँ पे लिख दिया। मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो आपने देखा टोटल ओवरऑल 3,20,000 अपने आप वहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर अगर कोई सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन आपको मिलनी चाहिए थी तो वो यहाँ पर आप अलाउंस लिखोगे
और उसके बेसिस पर उसकी एग्जेम्पशन यहाँ पर क्लेम करोगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी तरह का अलाउंस आपका बनता है, ठीक है, और मान लेते हैं प्रिस्क्राइब अलाउंस, मैं कोई एक अलाउंस ले लेता हूँ, ये अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन हाउस रेंट, इसको एचआरए अलाउंस बोलते हैं बेटा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो एचआरए अलाउंस के बारे में आपने यहाँ पे लिख दिया, अमाउंट यहाँ पर लिख दोगे कि आपको अमाउंट अलाउंस का कितना मिला था। अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, तो यहाँ पर लिखना है वो अलाउंसेस जितना अमाउंट उसका एग्जेम्प्ट है, नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस, तो आप यहाँ पे लिख दोगे, और वो अमाउंट जो उनका एग्जेम्प्ट है वो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। सो मान लो उनका अमाउंट एग्जेम्प्ट आ रहा है 12,000 रुपये, तो आप 12,000 रुपये यहाँ पर एग्जेम्प्ट में लिख दोगे, ये अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगा और टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी, नेट सैलरी आ जाएगी 3,08,000। इसके बाद ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ भी नहीं किया आप लोगों के सामने, ये अपने आप डिडक्शंस क्लेम करेगा। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है जो कि फिक्स होती है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। मैं बार बार चेंज करके कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इनकम चार्जेबल, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है इसके बाद हमारी सैलरी इनकम आ जाती है, तो ये हमारी सैलरी इनकम आ गई है 2,58,000। अब अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपकी कौन सी हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी में आप रहते हो या फिर हाउस प्रॉपर्टी आपने किराए पर दी है या फिर वो डीम टू बी लेट आउट है, तो आपने लिख दिया कि ये सर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो इन्होंने नीचे के 2 हिस्से फ्रीज कर दिए, ग्रे कर दिए। ग्रे करने मतलब कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्यों? क्योंकि नीचे वाले हिस्से में लिखा है ग्रॉस रेंट, भाई रेंट तो रिसीव ही नहीं हुआ क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी। अब अगर मैंने लेट आउट प्रॉपर्टी बोल दिया तो ये वापस ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर आपको वो किराया लिखना होगा जो किराया आपने रिसीव किया है, तो यहाँ पर आपको वो अमाउंट लिखना होगा। सो मान लेते हैं वो रेंट है 1,20,000, मैंने लिख दिया है, और ऑटोमेटिकली मैंने कुछ नहीं किया। म्युनिसिपल टैक्स अगर कुछ है तो वो यहाँ पर मेंशन करना होगा, आपको पता है उसकी डिडक्शन मिलती है। तो म्युनिसिपल टैक्स आपने अगर पे किया है तो मैंने वो माइनस कर दिया, ये अमाउंट अपने आप रेड ब्लू कलर में जो आ रहा है वो अपने आप हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला बेस्ड है। 30% आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कुछ है तो यहाँ पर लिख दो, मान लेते हैं 12,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन भी था, मैंने यहाँ लिख दिया। ऑटोमेटिकली इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ गया 65,000 रुपीज़। मेरे हिसाब से आपको बहुत ही क्लियर हो रहा है कि कैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम शो करनी है। हमें कुछ नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली, सिर्फ रेंट दिखा दो, और अगर कुछ लोकल अथॉरिटी को यानी म्युनिसिपल टैक्सेस कुछ दिए हुए हैं तो वो अमाउंट दिखा दो, दैट्स इट। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई आपकी 65,000, सैलरी की इनकम आ गई है आपकी, ठीक है। अब आपका ऑटोमेटिकली ये बन गया जीटीआई। इसके अलावा आपको अदर सोर्सेज दिखाना है, अदर सोर्सेज। मान लो आपका इंटरेस्ट इनकम है अदर सोर्सेज में, ये देखो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया, अमाउंट लिख दूंगा मैं, मान लो मेरे इंटरेस्ट का अमाउंट है सेविंग का 40,000 रुपये, तो मैंने वो लिख दिया, और मेरी टोटल इनकम अपने आप आई है 3,63,000। समझ में आया दोस्तों? तो ये टोटल इनकम आ गई। इसके बाद आप लोग जानते हैं मुझे डिडक्शंस मिलती है 80C की। मान लो मैंने इंश्योरेंस करा रखी है, 15,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है, मैं यहाँ पे 15,000 रुपये का वो अमाउंट दिखा दूंगा। मैंने जो जो बेनिफिट्स लिए हैं जिस सेक्शन में, 80D यानी मेडिकल इंश्योरेंस भी करा रखी है मान लो, और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए उसने क्या बोला, देखो राइट हैंड साइड पर, प्लीज फिल फॉर 80D शेड्यूल, यानी इसका एक अलग से शेड्यूल है वो भरो। कहाँ पे है? ये रहा 80D। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 80D का एक शेड्यूल दिया हुआ है, इस शेड्यूल को हमें भरना है। यहाँ पर हमें वो लिखना है कि पेरेंट्स कौन है, सीनियर सिटीजन है या नहीं। पहले तो ये बताओ वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन। आप लिख रहे हो यस, आप लिख रहे हो यस अगर है तो, अगर नहीं है तो नो, है ना, है ना। सेल्फ एंड फैमिली का अगर आपने कोई इंश्योरेंस ली है तो आपको यहाँ पे अमाउंट मेंशन करनी होगी, यहाँ पर आपको अमाउंट मेंशन करनी होगी। अच्छा, वो यहाँ अमाउंट आ जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस का। मान लो 10,000 रुपीज़ आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर टोटल आ गया। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अगर आपने कुछ जमा कराया तो 2,000 रुपये मान लो, तो 12,000 रुपये आ गया। मेडिकल एक्सपेंडिचर ये तो हो गए सारे, आपको पता ही है। इसके अलावा अगर पेरेंट्स की भी आपने कोई पॉलिसी कराई है तो आपको याद होगा मेडिकल इंश्योरेंस में पेरेंट्स की अलाउड है, आप पेरेंट्स की पॉलिसी करा सकते हो। और अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तब भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, जो भी आप उतना उनके लिए अमाउंट दे रहे हो। मान लो 10,000 रुपये उनका दिया है आपने, तो टोटल 22,000 रुपये की आपकी डिडक्शन होगी। यहाँ पर जब भी आप कोई फॉर्म भरो तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप यहाँ पे वैलिडेट जरूर कर दिया करो।
वैलिडेट कर दिया करो शीट 80D इज ओके। देखो वैलिडेट करने से फायदा क्या होगा, ये ना अपने आप जो एक्सेल की फाइल में फॉर्मूलाज फिटेड है ना, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेक करेगा इस फाइल के अंदर, इस पर्टिकुलर शीट के अंदर, और वो चेक करेगा कि सारी कुछ ठीक है या नहीं। अगर उनको लगा कि कुछ मिसिंग है तो वो यही बता देगा। वैलिडेट करता हूं, क्या कहता है, शीट 80D इज ओके। ओके मतलब इट इज डन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं, 80D मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैं वापस आ जाता हूं इनकम डिटेल्स में। तो इनकम डिटेल्स के अंदर आपने देखा ऑटोमेटिकली 22,000 रुपये आ रहा है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि ये डायरेक्टली वहां से आ रहा है 80D से, ठीक है। और मान लो मेरी और कोई सेक्शन का बेनिफिट नहीं है तो मैंने डिडक्शन क्लेम कर ली है। इसके अलावा एक सेक्शन का डिडक्शन और मिलेगा, 80TTA, 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। मुझे पता है, ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। 10,000 रुपये का 80TTA में मुझे डिडक्शन मिलनी थी, मैंने वो डिडक्शन यहां पर क्लेम कर ली। ये देखो, और मेरा यहां पर काम खत्म, और मेरी टोटल डिडक्शंस आ गई 47,000, और वो माइनस करने के बाद मेरी टोटल इनकम आ रही है 3,16,000, जो कि पहले 363 थी ग्रॉस टोटल इनकम। ये माइनस करने के बाद 316 आ गई। अब मुझे कुछ अगर एग्जेम्प्ट इनकम्स मेरी हैं तो मुझे यहाँ पर मेंशन करनी है, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जेम्प्ट इनकम में आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकती है, बहुत सारी इनकम्स हो सकती हैं, आप वो वहाँ पर मेंशन करो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सारी दिक्कत खत्म हो गई। मैंने पार्ट नंबर 1 खत्म कर दिया। ये देखो आप लोगों के सामने पार्ट 1 मैंने फिनिश कर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ये मेरा फर्स्ट वाला खत्म हो गया काम, बट अभी मेरा पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। मैं इसको जब वैलिडेट करता हूं तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग दिखा रहा है। और वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मैंने सॉरी, बहुत सारी चीज़ें नहीं भरी है ना। तो ऑब्वियसली मैं जब तक नाम पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक मुझे वो करने नहीं देंगे। और मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 8, ये लो, ठीक है। तो ये 12 डिजिट का मैंने ये भर दिया है। एड्रेस में मैं कुछ ना कुछ भर देता हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैं अपनी भर देता हूँ, तो आप लोगों को ही पता चल जाएगी मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। 26/10/1988। ओके, चलो मेरी डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के सामने आ गई है। एड्रेस वगैरह में मैं डिटेल्स लिख दूंगा। एरिया लोकेलिटी में लिख दूंगा। एरिया लोकेलिटी में आपको मेंशन करना है कि कौन से एरिया में है, तो वो आप ऑब्वियसली लिख दोगे, मेरा जनकपुरी है, मैं लिख देता हूँ। और टाउन सिटी आप लिख दोगे, मैं लिख दूंगा न्यू दिल्ली। आप लोग अपने टाउन सिटी के हिसाब से सिटी लिख देना कौन सी है। स्टेट आप लिख सकते हो, जो भी आपका स्टेट पड़ रहा है। मेरा यहाँ पे दिल्ली पड़ेगा तो मैं यहाँ दिल्ली लिख देता हूँ। और कंट्री अपने आप ही ऑब्वियसली आ जाएगा, इंडिया। पिन कोड आप डालोगे यहाँ पर, मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया। मैंने यहाँ पर सारी बातें सेलेक्ट कर ली। इसके अलावा मोबाइल नंबर मेरे को अपना डालना है। चलो मैंने अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया। यहाँ तक भी काम खत्म हो गया। अब मैं एक बारी शीट को वैलिडेट करके देखता हूँ क्या कुछ रह गया। ईमेल एड्रेस रह गया, तो मैं ईमेल एड्रेस भी वैलिडेट कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस रह गया cmajsmalhotra@gmail.com। चलो ये भी डन। इसके अलावा कुछ रह तो नहीं गया, वो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है, कोई चीज़ रह ना गई हो, क्योंकि अगर कोई चीज़ रह गई है तो भाई साहब दिक्कत होगी। ये देखो यहाँ पे कह रहा है वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट बिटवीन दिस डेट से लेके इस डेट तक। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो पर्टिकुलर लाइन आई है ना, ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से आई है। इसका मतलब है जो कोविड सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया था, वो ये कहा था कि अगर आपने 31 जुलाई 2020 तक भी कोई इन्वेस्टमेंट की है ना, तो भी आप डिडक्शन इस पर्टिकुलर रिटर्न के अंदर क्लेम कर सकते हो। जबकि अगर मान लो ये अगली बार के लिए आप रिटर्न जब भरोगे अपने आप, तो ऐसे केस में आप ये काम नहीं कर पाओगे बेटा। तो यहां पर आप लिख दो नो। समझ में आ गई? ये पहले होगा ही नहीं, ये अगली बार दिखेगा ही नहीं आपको, ये वाली लाइन नहीं दिखेगी। ये सिर्फ इस साल के लिए थी, इस पर्टिकुलर ईयर के लिए थी, क्योंकि कोविड की वजह से तो गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट दिया था। चलो तो मैंने ये रिटर्न भर दी है और मेरा यहाँ पे काम खत्म। अब मैं चेक कर लेता हूँ मेरा कुछ रह तो नहीं गया। ओ माय गॉड, क्या आया? शीट इनकम डिटेल इज ओके, वेरी गुड, मज़ा आ गया। चलो बहुत ही बढ़िया। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट फाइल पे, विच इज़ TDS फाइल। जैसे ही मैंने खोली तो मेरे को एक नोटिफिकेशन सा छोटा सा आता है, और वो कहता है प्लीज़ वेरीफाई द टैन डिटेल्स, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। आप लोग जानते हैं अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल इन योर फॉर्म 16 एंड 26 AS। नाउ बच्चों, जिनको जो पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक 16 और 26 AS। का मतलब क्या है?
अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा कितना टीडीएस काटा है, तो एम्प्लॉयर की तरफ से मुझे फॉर्म 16 मिलता है। क्या मिलता है मुझे एम्प्लॉयर की तरफ से? फॉर्म 16। तो फॉर्म 16 एम्प्लॉयर मुझे देगा और वो उस मेरा एक सबूत होगा कि मेरा कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है। और अगर मैं डायरेक्टली भी देखना चाहूँ तो फॉर्म 26AS जो वेबसाइट है उसके अंदर ट्रेसेस पोर्टल होता है, इनकम टैक्स का ट्रेसेस पोर्टल होता है, उसके थ्रू आप 26AS फॉर्म के थ्रू सारी डिटेल्स पता लगा सकते हो कि आपके कितने टीडीएस जमा हुए हैं। सो प्लीज वेरीफाई द टैक्स पेमेंट डिटेल्स एज अवेलेबल इन योर फॉर्म 26AS। अब आपको बस ये चेक करना है कि एक्चुअल में कितना जमा हुआ। देखो, दो बातें हैं, टीडीएस कितना काटा वो अलग हो सकता है और टीडीएस कितना जमा हुआ वो अलग हो सकता है। तो अगर एम्प्लॉयर ने टैक्स गलत जमा किया है और आपका टैक्स ज़्यादा काट लिया है, ये बातें मैच होनी बहुत ज़रूरी है। फॉर्म 16 और 26AS मैच होने ज़रूरी है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर अब लिखूंगा उस कंपनी का टैन नंबर जिसने मेरा टीडीएस काटा था। तो यहाँ पे लिखा है टैन नंबर ऑफ द डिडक्टर। टीडीएस का डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर, जो ये वाला नंबर है ना, ये नंबर आपके पास नहीं होता है, ये कंपनी का होता है, कंपनी मुझे प्रोवाइड करेगी। फॉर्म 16 के अंदर लिखा हुआ आता है दोस्तों, फॉर्म 16 के अंदर लिखा हुआ आता है। तो मैं यहाँ पर टैन नंबर मेंशन करूंगा, नेम ऑफ डिडक्टर, कंपनी का नाम लिख दूंगा, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी और टोटल टैक्स डिडक्टेड कितना था। समझ में आ गया? कितने इनकम पर टैक्स कटा है वो मैं अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। टीडीएस सर्टिफिकेट में होगा ही, टीडीएस सर्टिफिकेट इज फॉर्म 16। अच्छा सर, आपने तो बोला सैलरी के अलावा भी आपकी इनकम है। तो ठीक है, अगर आपकी सैलरी के अलावा इनकम है तो फॉर्म 16A मिला होगा। मान लो बैंक में आपको 40,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला था, 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट होने पर आपको वहाँ पर भी टीडीएस कटता है। तो आपको बैंक का टैन नंबर लिखना होगा, बैंक का डिडक्टर का नाम, बैंक का नाम लिखना होगा, ग्रॉस रिसीट जिस अमाउंट पे वो टीडीएस कटा है, मान लो 40,000 रुपये के ऊपर टीडीएस कटा है, आपको लिखना होगा किस साल में टीडीएस डिडक्ट हुआ है, 2019 में डिडक्ट हुआ है, टैक्स डिडक्टेड कितना है और टैक्स क्रेडिटेड आउट ऑफ द क्लेम्ड दिस ईयर, मतलब आपको कितना टीडीएस का क्रेडिट मिला है। डिडक्टेड और क्रेडिट ऑलमोस्ट जनरली सेम होते हैं, जनरली दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये वाला अमाउंट जो आपने डिडक्ट किया और ये वो क्रेडिट है जो आपको बेनिफिट जिसका मिलना चाहिए। तो डिडक्टेड मान लो आप लिखते हो 4,000 रुपये और आप ऑब्वियसली क्रेडिट भी क्या लिखोगे, 4,000 रुपये। ठीक है, कि मुझे क्रेडिट भी क्लेम्ड जो क्लेम होना चाहिए वो मेरे को 4,000 रुपये का ही पूरा का पूरा क्लेम चाहिए कि मैंने 4,000 रुपये मेरे जो बैंक है उसने जमा करा दिए। तो मैं गवर्नमेंट को ये साबित कर रहा हूँ कि मेरा टीडीएस जो है वो इतना 4,000 का क्लेम बनता है। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड, नाउ दैट्स इट। तो मैंने ये काम खत्म कर दिया अदर देन सैलरी वाला। अगर कोई टीडीएस फॉर्म 16C, सर ये क्या है, ये प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर भी टीडीएस होता है। तो प्रॉपर्टी बेचा और आप एक सेलर हो, तो जब बायर से पैसे लेते हो तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी मान लो प्रॉपर्टी खरीदी है आपने, तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट कहता है बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो पेमेंट देगा तो टैक्स काट के देगा। 50 लाख रुपए से ज़्यादा पेमेंट पर टीडीएस कटता है। तो ये फॉर्म्स यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। और अगर मान लो आपका कुछ एडवांस टैक्स है तो वो एडवांस टैक्स यहाँ पर लिखना होगा। ये एडवांस टैक्स का ये बीएसआर कोड क्या है? अब बीएसआर कोड इज चालान का रिसिप्ट नंबर। ठीक है, ये नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, जो भी वो कोड होगा जब आप पेमेंट करते हो टैक्स की, तो आपको बीएसआर कोड वहीं पर लिखा हुआ मिलता है। डेट ऑफ डिपॉजिट आ जाएगा यहाँ पर, सीरियल नंबर ऑफ चालान आ जाएगा और टैक्स पेड कितना किया था वो आ जाएगा। एडवांस टैक्स कितना आपने पे किया है, अगर आपका टीडीएस नहीं कटा तो कुछ एडवांस टैक्स दिया होगा, और अगर कुछ एडवांस टैक्स दिया है तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। ये वो डिटेल्स होंगी जो आपको मेंशन करनी होंगी और यहाँ से मेरी शीट हो जाती है फाइनल। एक्चुअल में मैंने ये शीट को बीच में थोड़ा बहुत अमाउंट लिख दिया, मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। मैंने ये वैलिडेट कर दिया, शीट टीडीएस इज ओके। जब मैं टीसीएस, अगर मेरी पेमेंट्स पे टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो वो टीसीएस के बारे में यहाँ मेंशन करना है। जनरली लोगों का टीसीएस नहीं होता तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पर शीट को वैलिडेट कर दो, ओके डन। टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। अब अगर आपको यहाँ पे पता लगाना है कि आपका कितना टैक्स बनता है क्या है, तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स लिखनी होंगी। आपको बैंक का नाम लिखना होगा, ठीक है, बैंक का आईएफएससी कोड लिखना होगा, ठीक है, और यहां पर बैंक का नाम अपने आप आ जाएगा। अकाउंट नंबर आपको लिखना होगा, ठीक है, और यहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा अकाउंट फॉर रिफंड। तो ये मैंने बैंक का डिटेल्स लिख दी, ठीक है, और ये सारी बातें लिख दी। आगे डिक्लेरेशन मांग रहा है आपसे
कि आई जगप्रीत सिंह सन डॉटर ऑफ, मैं अपने फादर का नाम लिख दूंगा और यहां पर लिख रहा है आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई एम मेकिंग दिस रिटर्न इन माई कैपेसिटी एज सेल्फ। अगर मैं खुद रिटर्न भर रहा हूं तो मैं खुद ही लिखूंगा, रिप्रेजेंटेटिव जनरली मत लिखना, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स मांगेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, सेल्फ खुद रिटर्न भर रहे हो, ठीक है। और प्लेस लिख दोगे, जैसे जिस प्लेस से आप रिटर्न भर रहे हो, न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली से भर रहा हूँ, और यहाँ पर लिख दिया टीआरपी इज टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। आप अगर रिटर्न किसी प्राइवेट बंदे से भरवा रहे हो जिसके पास टीआरपी गवर्नमेंट का लाइसेंस है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने का, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी होती हैं, और अदरवाइज यहाँ पर कोई टीआरपी की ज़रूरत नहीं भी होती, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है जी। तो बस मैंने ख़त्म कर दिया सब कुछ काम, एक काम रह गया, फाइनली मुझे इस शीट को वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद दैट इज़ डन, बट कैलकुलेट करना है टैक्स कितना बनता था। मैंने कैलकुलेट टैक्स दबाया ना, अपने आप ITR 1 आ गया और यहाँ पर मेरा टैक्स लिखा हुआ आ जाएगा, मेरा टैक्स कितना बनता है, ये देखो यहाँ पर अपने आप टैक्स आ जाएगा। देखो मेरा टैक्स उन्होंने निकाल दिया, 3300 बन रहा था, और क्योंकि मैं ड्यू डेट के बाद कर रहा हूँ ना, ठीक है, और इंटरेस्ट मेरे ऊपर बता दिया उन्होंने कितना, सॉरी लेट फी बता दी, 1000 रुपये की मेरी लेट फी बनती है। चाहे मेरा टैक्स जीरो हो गया, क्योंकि बेटा आप लोग जानते हैं 12,500 रुपये की टैक्स रिबेट मिलती है। अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए तक की होती है तो 3,16,000 रुपये 5 लाख रुपए तक ये रिबेट मिल जाएगी ना, तो इसलिए मेरा टैक्स जीरो, टोटल टैक्स जीरो होगा, बट मुझे लेट फी पे करनी पड़ेगी क्योंकि ड्यू डेट मिस हो चुकी है। इस सिचुएशन में जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, जब आप रिटर्न भर रहे होगे उस वक्त ये चीज़ नहीं आएगी, ये ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पर आपने सारा काम कंप्लीट कर दिया है, आपको वैलिडेट करना है, दैट इज ऑल डन। नाउ आपने सारा फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया है, सिर्फ आपको ये चेक करना है। देखो ये वाले जो फोल्डर है, जो DI दिख रहा है आपको, ये वही है 14/20 से लेकर 31 जुलाई 20 तक में अगर आपने कुछ पैसे डिपॉजिट कराए, कुछ डिडक्शन क्लेम की है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। बट मैं आपको फिर से बता दूँ, नेक्स्ट ईयर जब आप ये रिटर्न भर रहे होगे तो आपको ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं वहाँ पर, ठीक है जी। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंपली वैलिडेट कर दूंगा, डन। 80D मैं कर चुका हूँ, 80G इज़ डोनेशंस का सेक्शन, और डोनेशंस के लिए अगर आपकी कुछ डोनेशंस हैं तो उसके यहाँ पर डिटेल्स लिखो, अदरवाइज इसको भी वैलिडेट करो और आगे बढ़ो। 80GGA साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए आपने कुछ पैसा जमा कराया तो वहाँ पर भी अगर आपने कुछ जमा कराया तो वहाँ पर लिखो, अदरवाइज वैलिडेट करो। दैट्स इट, सब कुछ आपने वैलिडेट कर ही दिया है। अब आपका वैलिडेट होने के बाद जो फर्स्ट फॉर्म था, यहीं पर आपको एक यहाँ पर लिखा जाएगा जनरेट XML, मिला सबको, जनरेट XML। आपको यहाँ पर जनरेट XML पे क्लिक करना है बच्चों, और जनरेट XML करते ही आपकी ऑटोमेटिकली एक XML फाइल जनरेट हो जाएगी। XML फाइल वो फाइल है जो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपलोड करोगे दोस्तों। तो XML फाइल आपको बनानी है। ये मेरी समरी आ गई है मेरे सामने, ठीक है, और ये मेरी जो समरी है, ये अब मुझे XML को सेव करना है। XML सेव करके ही अपलोड होगा, इज दैट क्लियर? तो XML सेव करना है, यहां पे मैं क्लिक करूंगा और मेरी XML फाइल सेव हो जाएगी। ये लोकेशन दिखा रहा है कि किस फाइल में कहां पे जाके सेव हुआ, मुझे वहीं से फाइल को पिक करना है और वहां पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोड करना है दोस्तों। तो यहां तक मैंने आपको ITR 1 दिखा दिया है दोस्तों। ITR 1 कैसे काम करना है, क्या करना होता है ITR 1 के अंदर, मैं आपको फिर बता दूं। नेक्स्ट ईयर भी ITR 1 सिमिलर होगा, कोई फर्क खास नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम बातें होती हैं, ठीक है जी। तो ये था ITR 1। आज हम लोगों ने सिर्फ ITR 1 का फॉर्म पूरा का पूरा समझ लिया, और अगले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को ITR 1 अपलोड करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से ITR 1 अपलोड करते हैं, और फिर कुछ और ITR 2, ITR 3 और भी बहुत सारे ITR हैं, सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।